नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 1 से 15 नवंबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष की दीपावली स्वयं में विशिष्टता समेटे हुए रही। स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले वोकल फॉर लोकल के मंत्र में ही भारत का विकास छिपा है। यही मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य की पहचान है। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते एक दशक में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहल नव स्वदेशीकरण का नवोत्सव बन गया है। यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और आज बात करते हैं पत्रिका के अन्य प्रमुख आकर्षणों की। व्यक्तित्व की कड़ी में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की सेना के साथ दीपावली, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम इस अंक में शामिल हैं। और साथ ही इनसाइट में अयोध्या में दीपावली और बैक कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर प्रिय गौ माता द्वारा नववत्सा को जन्म देने की चित्रमयी प्रस्तुति विशेष रूप से शामिल है। समाचार सार के अंतर्गत सुशासन का पर्याय। पीएम मोदी ने शासन प्रमुख के रूप में 23 वर्ष पूर्ण कर रचा नया इतिहास। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाली पीएम ई ड्राइव योजना शुरू हुई। डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक किया उड़ान परीक्षण। फ्रेजाइल 5 से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना भारत। प्रतिदिन 10 लाख लोगों को मिल रही सस्ती और अच्छी दवाइयों। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के 14,000 केंद्र स्थापित और प्रदूषण रोकने को केंद्र की पहल। पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी सख्त जैसी जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर केंद्र सरकार ने सांस्कृतिक विरासतों के संकल्प की कटिबद्धता को दर्शाया है। मराठी, पाली और प्राकृत हमारी विस्तृत इतिहास, दर्शन, अध्यात्म एवं हजारों वर्ष पूर्ण ज्ञान परंपरा की भाषाएं हैं। इस निर्णय से इन भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान को और भी गति मिलेगी। ये भाषाएं एक बार फिर विश्व भाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त कर भारतीय ज्ञान परंपरा को दुनिया भर में ले जाने का माध्यम बनेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन कल्याण से जुड़े कई नए प्रस्तावों को भी मंजूरी। मंत्रिमंडल के इन सभी फैसलों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय युग की चर्चा हो रही है। विश्व के कई देश इन दिनों भीषण युद्ध में घिरे हैं और पृथ्वी के एक बड़े हिस्से में अनिश्चितता का माहौल है। बावजूद इसके न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत और भारतीय युग की चर्चा हो रही है। भारत के तेज आर्थिक विकास और विकसित भारत के लिए किए जा रहे संरचनात्मक सुधार की वजह से दुनिया की नजरें भारत पर हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र सरकार की नीतियों में पिछले एक दशक में आया व्यापक बदलाव है। आर्थिक सुधारों के क्रम को जारी रखने की प्रतिबद्धता की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन भारत के विकास की गति और बढ़ाने में मदद करेगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वैश्विक फिनटेक अपनाने की दर के साथ साथ स्मार्टफोन डेटा उपभोग में पहला स्थान, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में दूसरा स्थान। वास्तविक समय में दुनिया का लगभग आधा डिजिटल लेन देन भारत में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथा स्थान रखता है। भारत को विकसित बनाने और संरचनात्मक सुधार करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 3 माह में 3 गुना तेज गति से काम किया है। देश में बुनियादी ढांचे की कई वृहद परियोजनाओं पर काम
शुरू हो गया है, जिसमें देश में 12 औद्योगिक नोड्स का निर्माण और 3 करोड़ नए घरों के निर्माण की मंजूरी शामिल है। इस अवधि के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निर्णय लिए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले साल विश्व बैंक, IMF और मूडीज के हर भविष्यवाणी से बेहतर प्रदर्शन किया। ये सभी संस्थान कह रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत 7% से अधिक की दर से विकास करना जारी रखेगा। आज दुनिया भारत को निवेश के लिए पसंदीदा देश मान रही है। ये महज संयोग नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों में किए गए बड़े सुधारों का परिणाम है। इस सम्मेलन से जुड़ी सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। अंधकार की जगह संवैधानिक अधिकार, हिंसा की जगह विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति और जन कल्याण की योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित कर मोदी सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद से भारत को पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प लिया है। नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा और संपूर्ण मानवता का दुश्मन होने के साथ ही 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन करने वाला है। हजारों निर्दोष आदिवासी भाई बहन नक्सलियों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंगों से मारे जाते हैं। नक्सलवाद के कारण इन क्षेत्रों में विकास रुका हुआ है। नक्सलवाद देश के विकास और शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसने असंख्य लोगों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ नक्सलवाद के पूरे इकोसिस्टम को नष्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के साथ साथ राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को भी बगैर किसी भेदभाव के सशक्त बनाकर नक्सल मुक्त भारत के निर्माण का मजबूत स्तंभ बनाया है। राज्य सरकारों के साथ मजबूत तालमेल बनाते हुए केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। 4 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2019 से 2024 तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई आज अपने अंतिम चरण में है और मार्च 2026 तक सभी के सहयोग से देश दशकों पुरानी इस समस्या से पूरी तरह मुक्ति पा लेगा। वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए सरकार ने 2 रूल ऑफ लॉ तय किए थे। पहला, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित करना और गैर कानूनी हिंसक गतिविधियों को पूर्णतया बंद करना। दूसरा, लंबे नक्सली आयोजन के कारण जो क्षेत्र विकास से वंचित रहे वहां उस क्षति को तेजी से भरना। केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में कहा कि 30 साल में पहली बार वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद से मरने वालों की संख्या 100 से कम रही, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2014 से 2024 के बीच नक्सलवाद की बहुत कम घटनाएं दर्ज की गई। इसके अलावा 14 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया गया। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का ग्राफ भी ऊपर चढ़ा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की 85% कैडर स्ट्रेंथ समाप्त कर दी गई है और अब हमें नक्सलवाद पर एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है। 2019 से केंद्र सरकार ने एक बहुकोणीय रणनीति पर अमल शुरू किया, जिसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिए वैक्यूम ढूंढे गए। इसके परिणाम स्वरूप एक ही साल में 194 से अधिक कैंप स्थापित किए गए, जिससे बहुत बड़ी सफलता मिली।
45 पुलिस स्टेशनों के माध्यम से सुरक्षा वैक्यूम को खत्म, राज्य इंटेलिजेंस की शाखाओं को सुदृढ़ बनाने और राज्यों के विशेष बलों के बहुत अच्छे प्रदर्शन से रणनीति में सफलता मिली है। जवानों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने से जवानों की मृत्यु की संख्या में बहुत कमी आई है। पहले जहां 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में तैनात थे, आज 12 हेलीकॉप्टर, 6 बीएसएफ और 6 एयरफोर्स तैनात हैं। इस बैठक में किए गए सभी फैसले पत्रिका में शामिल हैं। भारत जनजातीय विविधताओं से भरा देश है। हिमालय से लेकर अंडमान निकोबार तक 730 से ज्यादा अनुसूचित जनजातीय समुदाय हैं, जिनकी जनसंख्या है करीब 11 करोड़। आबादी में इनकी हिस्सेदारी 8.9% है। विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर भारत में कोई वंचित पीछे न रहे, इसीलिए जनजातीय समाज के कल्याण को लेकर बीते दशक में केंद्र सरकार ने अथक प्रयास किए। इसी कड़ी में 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी पीएम जनमन योजना की शुरुआत, जो आदिवासी समुदाय के स्वाभिमान, सम्मान और कल्याण का प्रतीक बन रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर पीवीटीजी आबादी को ध्यान में रखते हुए 24,104 करोड़ रुपए के बजट के साथ किया था। योजना की 15 नवंबर 2024 को पहली वर्षगांठ है। 2 अक्टूबर तक इस अभियान के तहत सभी कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 17 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में पीएम जनमन के तहत 40,000 निर्मित हो चुके घरों में गृह प्रवेश के लिए लाभार्थियों को चाबियां सौंपी और साथ में 50,000 लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी कर दी। वहीं पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को झारखंड में पीएम जनमन के तहत 1,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें 1,387 किलोमीटर सड़कें, 120 आंगनवाड़ी केंद्र, 250 बहुउद्देश्य केंद्र और 10 स्कूली छात्रावास भी शामिल हैं। एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर किसी का धरती आबा या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन महज 25 वर्ष के जीवन काल में भगवान बनने की यात्रा 15 नवंबर 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा ने तय किया। आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ आदिवासी समाज के लिए नए युग का सूत्रपात करने वाले उसी जननायक के जन्मदिन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इस वर्ष देश चौथा जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। दूसरे जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का दौरा किया, तो तीसरे जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया और फिर उलिहातू गांव का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पहले के मुकाबले जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है, तो आदिवासी कल्याण का बजट 6 गुना तक बढ़ चुका है। विकास यात्रा में आदिवासी समुदाय पीछे न छूटे, इसलिए इन्हें वास्तविक हिस्सेदार बनाना जरूरी है। इस अवसर पर जनजातीय और आदिवासी समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं की सभी जानकारी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है newindiasamaachar.pib.gov.in। आप इस वेबसाइट पर सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।